नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ और ये टॉपिक भी जो है आरक्षण से जुड़ा हुआ है। अभी हाल में आप अगर ट्विटर, लिंक्डइन या न्यूज़पेपर में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम बताया था कि SC ST कैटेगरी में भी सब कैटेगरी हो, क्रीमी लेयर हो, जिससे कि आरक्षण का जो फायदा है वो उस जरूरतमंद तक भी पहुंचे जिसको अभी तक, यानी जिस परिवार को अभी तक एक बार भी नहीं मिला। तो इसके बदले में जो समृद्ध लोग इस वर्ग के हैं वो आंदोलन करने लगे। एक उसमें से कहते हैं कि भाई साहब, आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक भेदभाव को खत्म करने वाला है और जब तक नहीं होगा तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, हम भी, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने मना थोड़ी नहीं किया, लेकिन जिस लेवल पर आप पहुंच चुके हैं उस लेवल पर आपके वर्ग का दूसरा व्यक्ति भी तो पहुंचे। और वो तभी पहुंचेगा जब आपके पास जो सुविधाएं आपने रोक रखी हैं वो आप छोड़ेंगे और उस तक पहुंचेगी, क्योंकि साधन सीमित है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कहते हैं ये गरीबी हटाओ योजना नहीं है, तो ये एकल परिवार निर्माण योजना भी नहीं है कि एक ही परिवार के व्यक्ति बार 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 लेते रहे और जो आखिरी पायदान में बैठा हुआ व्यक्ति है उस बेचारे को कुछ ना मिले। प्रॉब्लम दूसरी है कि SC ST कैटेगरी में जो जातियां आती हैं उनके मानक क्या है, मतलब किन आधारों पर उनको लाया जाता है, और उन मानकों के पूरा होने का कोई समय सीमा, कोई प्लान, कोई स्ट्रेटेजी है या नहीं, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं। जो आ गई वो आ गई और वो सतत चलती रही, मतलब उसमें कोई ऐसा क्लाउज नहीं है कि इस पर्टिकुलर चीज की फुलफिल होने के बाद ये जातियां इससे बाहर हो जाएंगी और वो सामान्य वर्ग में आएंगी। उससे क्या होगा कि एक जो पैरेलल सोसाइटी का कल्चर बन रहा है वो रुकेगा। अभी क्या है, जो जिस कैटेगरी में है वो एक तरह से उसी सोसाइटी को अपनी सोसाइटी मान रहा है। जब तक ये इंटर सोसाइटी आना जाना नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग में जितने लोग हैं सारे धनाढ्य ही हैं, वो भी चाय का ठेला लगा रहे हैं, वो भी साइकिल रिक्शा चला रहे हैं, वो भी गरीबी रेखा में। तो ये जातियों की जगह उनका वर्ग हो, कि इस पर्टिकुलर वर्ग में जो चीजें मानक हैं वो अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप उस वर्ग में, जब आपने उससे बाहर आ गए तो उस वर्ग से बाहर आ जाओ। ये एक ईमानदार प्रोसेस है। बेईमानी की प्रोसेस क्या है कि हम उसको पकड़े हुए हैं, हमारे अपने तर्क हैं और हम उन तर्कों पर झुंड बना करके टूट पड़े। दूसरी प्रॉब्लम, अभी एक महाराष्ट्र में एक नेताजी जो हैं वो तीसरी मंजिल से कूद गए। क्यों? पता चला कि वो इसका विरोध कर रहे थे कि कुछ जातियों को ST समुदाय में ना घुसेड़ा जाए। जनाब खुद भी ST समुदाय के हैं तो कितना डर लग रहा है उनको कि और जातियां आएंगी तो उनका प्रतिशत कम हो जाएगा। जब आरक्षण लागू हुआ तो जैसा कि लोग कहते हैं कि सवर्ण वर्ग सबसे संपन्न था, इसने विरोध नहीं किया। इस वर्ग ने ये सोचा कि देश की अगर तरक्की जरूरी है तो सारे काम मिल बांट के करने पड़े। आरक्षण का उद्देश्य भी यही था कि एक वर्ग जो अभी मुख्य धारा में शामिल नहीं है किसी भी कारण से, उसकी अकर्मण्यता थी या जो भी था, वो एटलीस्ट उस कानून से बाहर निकल के मुख्य धारा में आए। विरोध नहीं किया, प्रोत्साहन किया। आज 70 साल होने के बाद अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति यही पूछता है कि भाई इस आरक्षण से फायदा क्या हुआ, तो वो मनुवादी है, वो दलित विरोधी है, वो ये है, वो ऐसे आरोप लगा करके उस प्रश्न का उत्तर गोल गोल घुमा देते हैं। जबकि वास्तविकता ये होनी चाहिए थी कि 10 साल के बाद उसकी वास्तविक समीक्षा होती। इतना हो जाता है कि जिनको एक बार मिला उनको बाहर करो, दूसरी चीज, दूसरे स्लॉट यानी कि दूसरे व्यक्तियों को लाओ, फिर उनको हटाओ। इससे क्या होता है कि आपका धीरे धीरे वो जो दबा कुचला वर्ग है वो धीरे धीरे कम होता है।
लेकिन उनको कम नहीं करना था, उनको वो बढ़ाना था। आज वो बहुजन खुद को बोलते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप पिछड़ने की होड़ क्यों कर रहे हैं? आप आगे बढ़ने की करिए ना, कि हमको एक सहारा मिला सरकार की तरफ से, अब बाकी के रास्ते हम करें। एक आईएएस कोचिंग सेंटर है दृष्टि करके, उसके संस्थापक कहते हैं दलितों को अगर मौका मिले तो वो ये कर सकते, शिक्षा में रिजर्वेशन, कम अंकों पे दाखिला, फीस देनी नहीं है, सरकार की तरफ से खाना खर्चा सब मिल रहा है, मौके के रूप में और क्या चाहिए आप? इसके बाद भी अगर लगता है तो आप अपने संस्थापक पद छोड़िए, किसी को बनाइए और उस एक्सपेरिमेंट को कीजिए कि आपकी कोचिंग को कहाँ पहुंचा रहे हैं वो। पहले एक एक्सपेरिमेंट छोटे लेवल पे तो होता है, उसको आप करिए, इसके बाद आप देखिएगा कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो फिर आगे बढ़ाइए, मतलब और भी कोचिंग खुलवाइए उनको। यहाँ मेरा उद्देश्य जो है सिर्फ ये बताने का है कि आरक्षण जो है वो बपौती नहीं, कि आप, आपके बाद आपका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। टीना ढाबी आईएएस बनी, किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को दिक्कत नहीं। दिक्कत वहां शुरू हुई जहां ये देखा भाई इनके माँ बाप भी आईएएस थे, उनके ऊपर भी थे, तो भाई ये कल्चर गलत है। ये जो आप सुविधा ले रहे हैं ये एक्चुअली में उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए जिसके पास संसाधनों की कमी है। आरक्षण में जो मानकों का डिग्रेडेशन किया है वो इसी आधार पर किया है कि भाई उनके पास साधनों की, संसाधनों की कमी है, तो वो उस लेवल तक पढ़ नहीं सकते, उस लेवल की तैयारी कर नहीं सकते। तो भाई थोड़े अंक कम दे दिए, आयु सीमा ज्यादा दे दी। लेकिन जब आपके पास सारे संसाधन हैं, सब कुछ चीजें हैं आपके पास, फिर आप उसका फायदा ले रहे हैं, तो वास्तव में आप गलत कर रहे हैं। सामान्य वर्ग के साथ तो आप गलत नहीं कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप गलत उसी समाज के व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जिसके पास आपसे कम संसाधन है। ये नैतिक न्याय नहीं। तो मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाना चाहता हूँ कि संविधान इस विषय में क्या कहता है, उस पर जानकारी जरूरी है। अब हम आप यहाँ पर बात करते हैं भारतीय संविधान में आरक्षण का आधार, मतलब आरक्षण क्यों दिया गया। क्योंकि हमारे पास वास्तव में यही एक पुस्तक है जिसमें ये लिखा है संविधान, मतलब सभी के लिए समान विधान है। अब हमको ये देखना है कि ये वास्तव में संविधान है या विषम विधान है। चलिए आते हैं, हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, यहाँ बताते हैं आधार क्या है। जब देश आजाद हुआ, संविधान की रचना हुई, तो रचना करने की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई थी वो पूर्वाग्रही मानसिकता से ग्रसित थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनके दिमाग में ये था कि सवर्ण वर्ग जो है वो संपन्न है, वो दलितों को दबाएगा, वो उनको आगे नहीं बढ़ने देगा क्योंकि वो शिलाधर्मी है, वो इतना घमंडी है कि अपने बराबर किसी को आने नहीं देगा। ये सारी भ्रांतियां उनके दिमाग में थीं, और इसको उन्होंने बड़े ही समझदारी और सूझबूझ के इस संविधान में समाहित कर दिया कि कैसे भी करके सवर्ण वर्ग को एक कंट्रोल में रखो, उसी से काम भी करो, उसी से टैक्स भी वसूलो, और उसी को प्रताड़ित भी करो। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये चीजें जो हैं चल रही हैं। कुछ जातियां अन्य जातियों की तुलना में कम शिक्षित या अशिक्षित थी, बजाय इसका एनालिसिस करने के कि वो कम शिक्षित या अशिक्षित क्यों है, सीधा उनका कारण मान लिया कि सवर्णों ने पढ़ने नहीं दिया, गरीब थे। कोई एनालिसिस नहीं किया कि गरीब क्यों है। मतलब एक पूछना पड़ता है ना, जैसे आप अगर फेल हुए तो एक बार आपसे पूछा जाता है कि आप फेल होने का क्या कारण मानते हैं। तो एक सबसे अच्छा कारण अगर चल जाए तो टीचर ने फेल कर दिया, टीचर से ट्यूशन नहीं पढ़ते तो इसलिए फेल कर दिया। ये ऐसे कारण है जो अगर चल गए तो आप बिल्कुल निर्दोष। समाज में कम या बिल्कुल सम्मान नहीं, अधिकारों के प्रति कम जागरूक, ये चार कारण उन्होंने निकाले कि भैया इनके आधार पे आरक्षण देना है।
लेकिन कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। ये एक पूर्वग्रही मानसिकता थी। उन्होंने देखा कि सवर्ण में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य और कायस्थ, इनको निकालो, इनको सवर्ण घोषित करो, बाकी सबको दबा कुचला शोषित घोषित कर दो। गौर करने वाली बात यह है कि जिस समय संविधान लागू हुआ, उस समय जितनी जातियां SC ST में थी, वो जातियां रही, और आज 2024 में वो जातियां 10 गुनी हो चुकी। बीच में एक नया वर्ग बन गया, अदर बैकवर्ड कास्ट या क्लास। तो आप थोड़ा सा भी अगर मनन करेंगे तो आप देखेंगे कि आरक्षण से बजाय लोग मुख्य धारा में शामिल होने के, मुख्य धारा में जो लोग पहले थे वो आरक्षण वाली धारा में शामिल। यानी कि जो हमारा प्रयास होना चाहिए था कि धीरे धीरे इस आरक्षण वाली बकेट से निकल के सामान्य वर्ग में लोग जाएं, तो वो उल्टा हो गया, सामान्य वर्ग से इस बकेट में आ रहे। यानी कि जो आरक्षण की पद्धति या मूल भाव था, वो दोषपूर्ण था और दोषपूर्ण था। अगर कुछ चीज लाई जाती स्पेशल, उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो नेचुरलिटी में जाए, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। वोट बैंक के लालची नेताओं ने इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि हम किधर जा रहे हैं। बस जिन जिन को लाते जा रहे हैं वो सोच रहे कि हमारा वोट बैंक बन गया, वोट बैंक बन गया। पर आप देश के लिए भी तो सोचिए, आप उस समाज के लिए भी तो सोचिए जिसमें ये द्वेष भाव की आप जड़ें, बीज बो रहे हैं। और गरीबी तो आप देख सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी भी गरीब थे, प्रेमचंद जी भी गरीब थे, ये भी पढ़े, आगे बढ़े। न किसी ने रोका नहीं, पढ़ाई के लिए किसी को कोई नहीं रोकता, ये इस बात आप देख सकते हैं। अगर ऐसा होता तो ज्योतिबा फुले, आपका अंबेडकर, आपके पेरियार, ये सब पढ़ नहीं पाते। ये सब पढ़े, और पहले भी लोग पढ़ते थे, निषाद टाइम में भी पढ़ते थे। निषाद जो गुरु थे वो भगवान राम के साथ ही पढ़ने जाते थे, एकलव्य भी पढ़ता था, ऐसा कुछ नहीं था। ये यही है कि आज इतने प्रलोभन के बाद भी घर से निकल के पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, तो जब प्रलोभन नहीं रहे होंगे तो क्या रहा होगा। ये गौर करने वाली चीज है कि पढ़ाई के लिए कभी किसी ने नहीं रोका। बल्कि परशुराम जी जैसे कुछ शिक्षक तो ऐसे थे कि जो ठाने बैठे थे कि हमको क्षत्रियों को शिक्षा ही नहीं देनी। कर्ण ने तो वहां सूतपुत्र बन गई, है ना। अब सम्मान की बात है तो विद्वान या जाति से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रावण और विभीषण का सम्मान कितना है, आप लोग जानते हैं। अधिकारों के प्रति ये वर्ग बहुत जागरूक है। जरा सा ये सुनने में आ जाए कि संविधान में संशोधन हो रहा है तो सड़कों पे आ जाता है। तो ये कहना कि अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46, 341, 42, 338, 338E, यहाँ पर ये जो आरक्षण है, ये मैंने इसलिए यहाँ पर उठा लिया क्योंकि बड़ी ही साजिश या चतुराईपूर्ण ढंग से विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकार कुछ कर सकती है। यानी कि कुछ अतिरिक्त, आरक्षण नहीं था, इसको, उस वर्ड को रिप्लेस करके आरक्षण घुसेड़। संविधान में आरक्षण पूरे पूरे संविधान में कहीं नहीं। ये मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखा, आप पढ़ लीजिए। जो संविधान की मूल प्रति है उसमें नहीं है। उसमें ये कि विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान का मतलब ये होता है कि आप उस चीज का प्रावधान कीजिए जो भेदभाव की जड़ है, शिक्षा। आप शिक्षा की सहूलियतें दे सकते हैं। सहूलियतें मतलब कि जैसे आपने ये बोला कि फीस नहीं है आपके पास, आप फीस मत दीजिए, आप स्कूल है। सबसे बड़ी चीज तो यही है ना कि हम्म, आपके पास पैसे नहीं है फीस देने, तो सरकार इतना कर दे कि भाई। और अगर सामाजिक पूरी न्याय की बात करनी है तो शिक्षा और चिकित्सा सभी वर्गों के लिए फ्री होनी चाहिए। भाई सभी तो नागरिक हैं, तो कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई किसी को ये नहीं बोलेगा भाई तू फ्री पढ़ रहा है।
है ना। दूसरी चीज, रोजगार की समानता। आपको लगता है कि जाति के आधार पर भेदभाव होता है, तो जाति का कॉलम हटा दीजिए, उसमें खत्म कहानी। न रहेगी जाति, ना होगा भेदभाव, ये भी कहानी खत्म। आपको ऐसा लगा कि ये वर्ग जो है उनके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं है, सवर्णों के पास तो कुबेर का खजाना ही है, मतलब वो लेकर ही आते हैं मुट्ठी बंद करके, तो आपने कोचिंग भी फ्री की। मतलब उस चीज को आप करिए जो भेदभाव होने ही ना दे। अब एक व्यक्ति को अगर 20 नंबर में सिलेक्शन हो रहा है, दूसरे का 80 में हो रहा है, तो भेदभाव तो यहाँ पर काबिलियत में तो हो ही गया, योग्यता में तो हो ही गया। एक योग्य व्यक्ति न तो अयोग्य व्यक्ति के पास बैठेगा, न बात करेगा, और न अपने बच्चों को बैठ रहे, क्योंकि योग्य व्यक्ति के बच्चे को भी उतने ही अंक चाहिए आगे कंपटीशन। ठीक है। मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पर यह है कि इन सब में, इस सब में लाने का कोई वैज्ञानिक आधार, मतलब कोई मानक नहीं है। आप पूरा संविधान पढ़ लीजिए, कहीं पर भी 15, 16, 17 मानक ऐसे नहीं दिए गए हैं ये जिनके आधार पर ये बोला है कि ये जातियां इसमें जाएंगी, या अब ये मानक पूरे हो गए तो ये व्यक्ति इस बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो भी नहीं। दूसरी चीज ये है कि अगर हम ये बातें करते हैं कि इनके व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण, तो मैं तो ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक के अधिकारों का संरक्षण हो, किसी एक वर्ग, किसी एक जाति के अधिकारों का क्यों। और अगर ऐसा लगता है कि सिर्फ इनके ही अधिकार हैं, बाकियों के नहीं है, तो फिर संविधान की तो कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो सबके अलग 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 बना लीजिए। हम इस वर्ग के हैं, हमारा ये अधिकार, हम इस, तो ये एक कबीलियाई जो कबीले होते हैं ना, ए कबीला बी कबीला, सबके अलग अलग संविधान है, आपस में लड़ाई होती रहे। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जिसको फायदा मिला वो फायदा अपने ही वर्ग के दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ना चाह रहे, और वो उस वर्ग से निकल के उस वर्ग में भी नहीं आना चाहता है जहां थोड़ा संघर्ष ज्यादा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत है। आरक्षण भारत में है, मिल रहा है आपको, लेकिन इस भारत के बाहर आपको क्या मिलेगा? वहां तो आप सामान्य वर्ग के व्यक्ति ही माने जाएंगे, सरवाइव करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी ना आगे बढ़ेंगे। तो ये चीजें जो है इन अनुच्छेदों को अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि कोई वैज्ञानिक आधार नहीं सिवाय एक पूर्वाग्रही मानसिकता के। ये दिमाग में रखना कि भाई ये वर्ग जो है वो अत्याचारी वर्ग है, ये मतलब माइंड में डाल लिया। और इसकी बड़ी अच्छी मार्केटिंग की गई उस समय बनी हुई फिल्मों ने, जैसे 2 बीघा जमीन, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, इन्होंने एक ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया कि सवर्ण जातियां मतलब क्रूर जाति, ब्राह्मण अलग पूजा पाठ के नाम पर जुल्म कर रहा है, ठाकुर अलग जुल्म कर रहा है, बनिया सूदखोरी पे कर रहा है, मतलब कुल मिला के ये जुल्म के पर्याय बन चुके। कैसे बने हैं ये एक जांच का विषय है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे जो आधार हैं ये सबको पता है, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब देखिए, क्या आरक्षण का मतलब देश की योग्यता का अपमान है, जो मैंने अभी आपको बताया। विचार कीजिए, 2 लोग हैं बी और सी, एक ही एग्जाम दिया, चयन हुआ। जब बी का चयन हुआ तो वो 21 साल का था और उसके 100 में 95 नंबर है, और सी को मिले 55 नंबर, सिलेक्शन हो गया 40 साल। अब इनकी कार्य क्षमता में अंतर बहुत होगा। जहां 21 के अंदर कुछ देश के लिए करने का जुनून होगा, वहां 40 साल वाला अपने परिवार की सोचेगा। बी तेजी से काम करेगा, प्रमोशन लेगा, और सी जो है फ्रस्ट्रेट रहेगा, उसके प्रमोशन को देख के जलेगा और आखिरी में यही बोलेगा कि ये इस जाति की इसलिए सफलता मिल रही। अब अगर दोनों एक ही सोसाइटी में रहते हैं
तो बी अपने बच्चों को सी के बच्चों के साथ नहीं खेलने देगा, ये बिल्कुल पक्की बात। क्योंकि बी के बच्चों को चाहिए 95 नंबर, सी को चाहिए 55, तो वो कम पड़ेगा, उसके 55 आ जाए, क्योंकि अब संसाधन दोनों के पास बराबर है। अब दोनों इक्वलिटी पे हैं, मतलब जो धन संपदा जो भी है, जो साधन सजोने हैं, इंटरनेट है, किताबें हैं, बराबर है, एसी लगा दोनों। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब नहीं खेलने देगा तो बोलेंगे ये भेदभाव कर, और खुद गाली दे रहे वो भेदभाव नहीं। बल्कि अगर और गहराई में जाए तो ये जो सी वाले साहब है, ये भी अपने बच्चों को अपने ही समाज के उन लोगों के बच्चों के साथ नहीं खेलने देंगे जिनका इस तरह से कम है। तो आंतरिक भेदभाव भी बहुत ज्यादा है। मेरा यहाँ पे मुद्दा सिर्फ ये समझाने का था कि अभी जो विरोध इन लोगों ने किया है वो पूरी तरह से स्वार्थ वाला है। अब इनको क्या लग रहा है कि हम जिस लेवल पे हैं वो लेवल हमारे लिए लॉक कर दिया जाए, ना हमसे छीना जाए, मतलब न तो आरक्षण खत्म किया जाए, और न आरक्षण वाली कैटेगरी से हमको निकाला जाए, यानी कि क्रीमी लेयर या वन फैमिली वन रिजर्वेशन सिस्टम, जो भी कुछ है, मतलब इन तक ही सीमित रहे। अभी आप ये सोचिए कि जो पूर्वाग्रही मानसिकता से कैसे सम्मान निर्माताओं ने ये सोचा था कि सारे संसाधन सवर्णों के पास है, जैसे जमीन, जमींदारी ले ली, नौकरियों में था तो रिजर्वेशन कर दिया, राय बहादुर राय ज्यादा की उपाधियां खत्म कर दी, तो संसाधन को छीना, लिया नहीं, छीना, और इन वर्गों को बांटा। आज ये व्यक्ति जो है, जो साधन संपन्न है, सरकारी नौकरियों में है या टेक्निकली एजुकेटेड है, ये भी इन संसाधनों पर अपना कब्जा किए हुए हैं। इनसे जब तक छीना नहीं जाएगा तब तक दूसरे लोगों तक पहुंचेगा नहीं जो इन्हीं के वर्गों के, और जब तक उन तक नहीं पहुंचेगा और इनको सामान्य वर्ग में नहीं डाला जाएगा तब तक देश में इक्वेलिटी नहीं आएगी। क्योंकि जो जिस वर्ग का है वो बस उसी वर्ग तक सोच पाता है, उसको नेता भी अपनी जाति का चाहिए, उसको महापुरुष भी अपनी जाति का चाहिए, उसको सभी चीजें, मतलब वो एक जाति का चश्मा लगाकर ही देखेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अगर कोई ये बोलता है कि आरक्षण गरीबी हटाओ परियोजना नहीं है, तो उनको ये भी सोचना चाहिए एकल परिवार निर्माण योजना भी नहीं, आपको छोड़ना चाहिए, तभी नीचे तक पहुंचेगा और दूसरों का काम। संविधान खुद इस चीज को कहता है कि हम संविधान है, हमारा विधान सभी के लिए समान है। तो फिर ये इतनी असमानता क्यों? यहाँ पर विचार करने वाली बात है। मूल तत्व ये है कि संविधान खुद कहीं पर भी आरक्षण की वकालत नहीं करता, ये सामाजिक न्याय और समानता की बात करता है। और सामाजिक न्याय और समानता तब होगा जब सरकार अपने स्तर पर भेदभाव बंद करे। वो एक नागरिक को अनुसूचित जाति, दूसरे को अनुसूचित जनजाति, तीसरे को पिछड़ा, चौथे को अल्पसंख्यक, पांचवे को सामान्य, जब तक इस भेदभाव वाली नजर से देखेगा तब तक भेदभाव रहेगा। हाथ की पांचों उंगलियां ये देखिए, ये आपस में समान नहीं है, लेकिन सरकार रूपी हाथ के लिए इनको समान होना पड़ेगा। इस उंगली में दर्द हो, इसमें हो, इसमें हो, किसी में भी हो, सरकार के प्रति सरकार के अंदर समान संवेदना होनी चाहिए। ये पांचों उंगलियां न कभी बराबर थी और न कभी होंगी। ऐसे ही समाज में हर व्यक्ति का अपना अपना स्थान है, वो अपना स्थान खुद बनाता है, और खुद बनाता है उसी के हिसाब से उसको सम्मान मिलता है। सम्मान जाति का नहीं है, सम्मान है आपके कर्मों, आपके कर्म अच्छे होंगे आपको सम्मान मिलेगा, आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे आपको सम्मान नहीं मिलेगा। जय हिंद।